नमस्कार, मैं शैलेश कामतेकर, वास्तु एक्सपर्ट। वास्तुशास्त्र के इस श्रृंखला में आपका स्वागत है। वास्तुशास्त्र पौराणिक कालों से चला हुआ है और इसे हम अपने एक वास्तु के घर, जिस हम घर में रहते हैं, उस घर में पॉजिटिविटी निर्माण करने के लिए वास्तुशास्त्र हमेशा हमारे साथ जुड़ा हुआ है। अभी हम अगले कुछ दिनों में वास्तुशास्त्र का पूरा अध्ययन करने वाले हैं। आज हम वास्तुशास्त्र का दिशाओं का महत्व ये जानने वाले हैं। वास्तुशास्त्र में जो दिशाओं का महत्व है, उसके साथ हम वास्तुशास्त्र में उचित दरवाजे कौन से हैं उसके बारे में जानकारी लेने वाले हैं। उसके बाद हम लिविंग रूम यानी कि हमारी हॉल में रचना कैसी होनी चाहिए, उसमें सीटिंग अरेंजमेंट कैसे होनी चाहिए, उसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। उसी के साथ हम वास्तुशास्त्र में किचन के बारे में भी जानकारी लेने वाले हैं। ये सारी चीज़ें हम आज वास्तुशास्त्र के अध्ययन में कवर करेंगे। उसके बाद कल हम वास्तुशास्त्र में जो दिशाओं के हिसाब से अपना बेड या बेडरूम कैसे होना चाहिए, उसकी अरेंजमेंट कैसे होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। टॉयलेट बाथरूम की दिशा अपने घर में कौन सी उचित होती है, उसके वजह से होने वाले जो हमारे ऊपर जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही इफ़ेक्ट्स, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे और उसके उपाय कैसे कर सकते हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। वैसे ही मंदिर की रचना कैसे होनी चाहिए, मंदिर का स्थान कहाँ होना चाहिए, भगवान का आशीर्वाद हमें कैसे प्राप्त हो सकता है, उसकी सारी जानकारी हम लेने वाले हैं कल। और शनि महाराज अपने जीवन में क्या इफ़ेक्ट देते हैं, शनि महाराज का महत्व क्या है और अपने जीवन में उनका क्या अस्तित्व है और अपनी प्रगति शनि महाराज के आशीर्वाद पे कैसे उसके ऊपर डिपेंड है, वो हम लोग सारी चीज़ें जानेंगे कल वास्तुशास्त्र के अध्ययन में। आज हम वास्तुशास्त्र के अभ्यास मालिका में शुरुआत में हम लोग जानेंगे कि दिशाओं का महत्व क्या है और कौन सी दिशाएं हैं। प्रमुख दिशाएं जो है वो 4 है: पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। उगते हुए सूरज को हम लोग नमन करते हैं। उगते हुए सूरज को हम प्रगति का प्रतीक मानते हैं। तो हमें ईस्ट दिशा, पूरब ये जो दिशा है वो उगते हुए सूरज की दिशा है। वहाँ पे हम लोग मुख्य द्वार, घर का जो मुख्य द्वार है वो ईस्ट दिशा में उचित मानते हैं। वैसे ही पश्चिम दिशा ये सूरज ढलने की दिशा है। उस दिशा में हम वास्तु के अनुसार स्थिरता प्राप्त करते हैं। सूरज जिस दिशा में ढलता है उस दिशा में हमें स्थिरता प्राप्त होती है। वहाँ पे हम बेडरूम, चिल्ड्रन बेडरूम, इस तरीके की जो चीज़ें हैं या रचना है वास्तु में वो हम कर सकते हैं। उसी प्रकार से उत्तर दिशा, मैग्नेटिक पॉजिटिव पोल जो है वो उत्तर दिशा में है। उत्तर दिशा जो है वो मैग्नेटिक पॉजिटिव पोल होने के वजह से वहाँ पे मैग्नेटिक जो फील्ड है वो पॉजिटिव होने के वजह से हम उसे सारे प्रश्नों के उत्तर देने वाली दिशा उत्तर दिशा ऐसे कहते हैं, जहाँ से हमें सारे प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं। सो ऐसी दिशा जो है वो उत्तर दिशा है। उसी प्रकार से दक्षिण दिशा, यहाँ पे मैग्नेटिक नेगेटिव पोल है, इसलिए हम इसे जड़त्व यानी कि हेवी दिशा ऐसे कहते हैं। और वहाँ पे दक्षिण दिशा में हम मास्टर बेडरूम कर सकते हैं। वहाँ पे स्थिरता प्राप्त होती है, लक्ष्मी की संचयित करने की जगह हम कहते हैं। दक्षिण दिशा ये मुख्य घर के जो मुखिया होते हैं उनकी जगह कही जाती है। वहाँ पे बैठ के हम फेसिंग हमेशा नॉर्थ के तरफ करते हैं। तो नॉर्थ डायरेक्शन जो है वो मैग्नेटिक पॉजिटिव पोल है और नेगेटिव पोल जो है वो साउथ में है, पर साउथ दिशा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। और 4 उपदिशाएं भी हैं, जैसे
ईशान्य, आग्नेय, नैऋत्य और वायव्य। जो ईशान्य दिशा जो है वो ईश्वर की दिशा ऐसे कही जाती है। नॉर्थ, उत्तर और पूरब, ईस्ट, इनके बीच में जो दिशा आती है नॉर्थ ईस्ट हम उसे कहते हैं, उसे ईशान्य दिशा कहते हैं। ईशान्य से हमारे घर में खुशहाली, लक्ष्मी, पॉजिटिविटी वो आती है। ईशान्य दिशा भगवान के मंदिर के भी दिशा कही जाती है, वहाँ पे हम मंदिर का स्थान रखते हैं। वैसे ही आग्नेय दिशा जो है वो पूरब और दक्षिण, इनके बीच की दिशा जो है वो आग्नेय दिशा कही जाती है। आग्नेय दिशा जो है वो अग्नि तत्व की है, वहाँ पे हम लोग किचन, हम लोग गृहिणी की दिशा कहते हैं, अन्नपूर्णा माता की दिशा हम कहते हैं। तो वो गृहिणी भी जो है वो वहाँ पे किचन में हम काम करते वक्त पॉजिटिविटी महसूस करती है। जो आग्नेय दिशा है वो दक्षिण और पूरब, इनके बीच में आने वाली दिशा उसे आग्नेय दिशा कहते हैं। वैसे ही नैऋत्य दिशा यानी कि दक्षिण और पश्चिम, इन दोनों के बीच में आने वाली दिशा है नैऋत्य। उसे साउथ वेस्ट डायरेक्शन भी कहते हैं। साउथ वेस्ट डायरेक्शन हमेशा नैऋत्य स्थान को हम वहाँ पे स्थिरता की दिशा यानी कि मास्टर बेडरूम भी वहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। उसी प्रकार से तिजोरी जो लॉकर होता है वो साउथ वेस्ट में करते हैं। इस प्रकार से हम साउथ वेस्ट का महत्व हम लोग जो है स्थिरता की दिशा इस प्रकार से महसूस करते हैं या जानते हैं। वैसे ही 8वीं दिशा जो है वो वायव्य दिशा है। वायव्य कोण यानी कि जो पश्चिम दिशा है और उत्तर दिशा है, इन दोनों का जो बीच का जो डायरेक्शन है उसे वायव्य दिशा कहते हैं, यानी कि नॉर्थ वेस्ट दिशा ये वायु तत्व की होती है और यहाँ पे वायु तत्व का वास होता है। वायु तत्व बच्चों के प्रगति के लिए उचित माना जाता है। बच्चों का बेडरूम है या बच्चों की खेलने की जगह है या चिल्ड्रन बेडरूम के साथ अगर वहाँ पे आप अटैच टॉयलेट बाथरूम भी नॉर्थ वेस्ट में आता है तो चलता है। पॉजिटिविटी वहाँ पे बच्चों के लिए बेडरूम बनाने में ज़्यादा होती है। वहाँ पे आप स्टडी रूम कर सकते हैं नॉर्थ फेसिंग या ईस्ट फेसिंग। तो वायव्य कोण जो है वो बच्चों के संबंध में पॉजिटिव डायरेक्शन दिखाता है और बच्चों की खेलने की, पढ़ाई करने की या उनके प्रगति के लिए उचित दिशा ये वायव्य दिशा कही जाती है। वायव्य दिशा हम जानते हैं कि बच्चों के रिलेटेड पॉजिटिव दिशा। ये तो हो गई मुख्य दिशाएं 4। वैसे प्रकार से उपदिशाएं 4 और 2 दिशाएं और बची है, उनको हम लोग कहते हैं आकाश और पाताल। यानी कि जो आकाश भी है उसे 9th और 10 दिशा यानी कि पाताल। आकाश और पाताल ये 10 दिशाएं भी हमारे वास्तु में इफ़ेक्ट करती है। आकाश में हम देखते हैं कि छत कैसा होना चाहिए। हम लोग अगर ओवरहेड पानी की टंकी रखने वाले हैं तो वो किस दिशा में होनी चाहिए। उसी प्रकार से आकाश के रिलेटेड हम लोग अगर बैठ रहे हैं, हमारा बेड है तो बेड के ऊपर जो आने वाली सारी चीज़ें जो है, ओवरहेड आने वाली सारी चीज़ें हैं, वो आकाश के रिलेटेड वास्तुशास्त्र में अभ्यास किए जाते हैं। वैसे ही पाताल के बारे में हम लोग जब भी सोचते हैं तो अंडरग्राउंड जो वाटर टैंक है, हमारे घर के अंदर से जाने वाली पाइपलाइंस है, अगर बेसमेंट हम लोग बना रहे हैं तो उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी। अगर स्टेयरकेस आ रही है तो वो किस डायरेक्शन में रहेगी, या ज़मीन के अंदर हम लोग कुछ अगर रखने वाले हैं चीज़ें या फ्लोरिंग बनने वाली है घर की, तो वो सारी चीज़ें हम लोग पाताल यानी कि ज़मीन के नीचे धरती के रूप में हम लोग जानते हैं। ये धरती माता ही होती है जो हमारे वास्तु को सहज के रखती है और उसी के हम लोग ऊपर हमारा घर, सपनों का घर हम लोग बनाते हैं। तो चलिए जानते हैं ये अपना सपनों का घर कैसे खुशहाल बन सकता है और वास्तु जो हमारी घर की है वो तथास्तु करके हमें पॉजिटिव डायरेक्शन में कैसे ले जा सकती है। जब भी हम लोग वास्तु के बारे में जानते हैं तभी हम लोग 3 चीज़ें
उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। पहली जो चीज़ है को आपको घर में आने जैसा लगे। आप कहीं पे भी जाइए पर आपको घर में आने जैसा लगना चाहिए। दूसरी चीज़ जो है वो हम बहुत इम्पॉर्टेंट मानते हैं वास्तुशास्त्र में, वो दूसरी चीज़ जो है वो है कि हम जो भी खाना खा रहे हो मीठा लगे। जो हम लोग दो निवाले जो सुकून के लेते हैं उसे हम मीठा लगे या पॉजिटिव लगे ऐसे कहते हैं। जो हम अन्न है उसमें अन्न का आशीर्वाद, अन्न की देवता का आशीर्वाद होना बहुत ज़रूरी है। वैसे ही जो नींद आए वो सुकून की आए। थर्ड पॉइंट जो हम लोग इम्पोर्टेंट सी रखता है घर के लिए या वास्तु के लिए, तो वो है आपको सुकून की नींद आए। सुकून की नींद कैसे आ सकती है तो ये भी हम लोग जानेंगे। तो पहला पॉइंट है कि घर में आने जैसा लगे। तो घर में आने जैसा लगे उसके लिए आपको एक चीज़ घर में होनी चाहिए, वो शांति। किसी भी प्रकार का झगड़ा, कंकास या किसी भी प्रकार का द्वेष अगर घर में रहेगा, आपसी दुश्मनी अगर घर में रहेगी तो आपके घर में अशांति रहेगी। तो घर से द्वेष, मत्सर, ये सारी चीज़ें दूर होनी चाहिए। इसलिए घर में गायत्री माता का आशीर्वाद होना चाहिए। गायत्री माता, सरस्वती माता जिस घर में भी स्थिरता प्राप्त करती है उस घर में द्वेष, झगड़ा या दुश्मनी दूर रहती है। अगर आपके घर में कोई भी झगड़ा तंटा नहीं रहेगा तो आप उस घर में आनंद से आना चाहेंगे और वहाँ पे आपको सुकून मिलेगा। उसी प्रकार से आपको अन्न यानी कि खाना कब मीठा लगेगा, तो हर एक घर में रहने वाली सदस्य की प्रकृति, हेल्थ अच्छी है तो आपको खाना मीठा लगेगा। खाना अगर हम लोग जो मीठा लगेगा इसका मतलब ये है कि आपको खाते समय आनंद महसूस होना चाहिए। आपको जो सुकून का खाना जो है वो बैठ के घर में आनंद लेते हुए खाना चाहिए। तो इसके लिए ज़रूरी बात जो है वो अन्नपूर्णा माता का आशीर्वाद। अन्नपूर्णा माता का आशीर्वाद अगर आपके घर में रहेगा तो सदैव खुशियाँ बनी रहेगी और सभी की हेल्थ अच्छी रहेगी। सभी की हेल्थ अच्छी रहेगी तो हम घर में खाना अच्छा बनाएंगे, पार्टी करेंगे या जो भी है जो हम भगवान को भोग चढ़ाते हैं तभी कहते हैं कि हे भगवान, जो हमें ये जो अन्न आपके वजह से प्राप्त हुआ है वो आनंद से खाना चाहिए और उसी के लिए अन्नपूर्णा माता का आशीर्वाद हमें सदैव प्राप्त होना चाहिए। तो अन्नपूर्णा माता ही है जो वो हमें हेल्थ के रिलेटेड जो पॉजिटिविटी देती है। तो ये दूसरी हो गई महत्वपूर्ण देवता घर के लिए, वो अन्नपूर्णा माता है। और तीसरी चीज़ जो है वो आपको नींद जो आनी चाहिए वो सुकून की आनी चाहिए। नींद जो लेते हैं आप वो सुकून की होनी चाहिए। वहाँ पे आपको हमेशा पॉजिटिव फील होना चाहिए। तो जो नैऋत्य डायरेक्शन है वहाँ पे हम लोग अगर बेड बनाते हैं फिर भी अगर घर की लक्ष्मी अगर स्थिर नहीं है, लक्ष्मी अगर चंचल है, लक्ष्मी माता आपके पास आ नहीं रही है तो भी आपकी नींद उड़ सकती है। तो घर में लक्ष्मी का वास जो है वो सदैव बन के आपको पॉजिटिविटी देना चाहिए, सदैव बना रहना चाहिए। उसी के लिए लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आपके ऊपर होना चाहिए। सो ये तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है लक्ष्मी माता का आशीर्वाद। तो ये लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा तो आपको घर में आने जैसा लगेगा, स्थिरता प्राप्त होगी, खाना मीठा लगेगा और आपको नींद भी आएगी। तो ये तीनों देवता, गायत्री माता, अन्नपूर्णा माता और लक्ष्मी माता, ये तीनों देवता उतनी ही इम्पोर्टेंसी रखती है वास्तु में जितनी वास्तु देवता। तो चलिए हम आगे जानते हैं वास्तुशास्त्र में अपने दरवाज़े कौन से दिशा में होने चाहिए। दरवाज़े जो हमारे होते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। घर का डायरेक्शन डिसाइड करने के लिए दो प्रकार से हम दिशाएं देखते हैं। प्रथम हम घर के अंदर आके दरवाजे के अंदर खड़े रह के बाहर निकलते समय जो दिशाएं दिखती है
वो उस घर की दिशा हम लोग सुनिश्चित करते हैं। तो पहले तो आपको घर के अंदर आना होगा, आपका कंपास आपके हाथ में लेना होगा और फिर आपको आपके घर की दिशाएं आपको दिखनी चाहिए। आप यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपको मुख्य द्वार दिख रहा है स्क्रीन पे, और ये मुख्य द्वार आपको स्क्रीन पे जो दिख रहा है वो हम अंदर आएंगे इस दरवाज़े के, और अंदर खड़े रह के बाहर की तरफ जब भी देखेंगे तभी हमें उस घर के डायरेक्शन देखने चाहिए, ना कि घर से बाहर खड़े रह के उस घर की दरवाजे की दिशाएं हम लोग को सुनिश्चित करनी चाहिए। वैसे ही आप ब्रह्म स्थान में जाके घर की डायरेक्शन डिसाइड कर सकते हैं। तो ब्रह्म स्थान में जब भी आप खड़े रहते हैं, कंपास, मैग्नेटिक कंपास जब भी आप हाथ में रखते हैं, तो मैग्नेटिक कंपास जो उसकी चुंबकीय सुई जो होती है वो उत्तर दिशा के ओर स्थिर होनी चाहिए। उत्तर दिशा के ओर स्थिर करके आप चुंबकीय सुई से आप वो दिशा सुनिश्चित कर सकते हैं। उसी प्रकार आप घर के अलग अलग जगह में घूम के भी उस घर की डायरेक्शन देख सकते हैं, पर घर के मुख्य द्वार की दिशा आपको सुनिश्चित करते समय दरवाजे पे, जो मुख्य दरवाजे के अंदर खड़े रह के आपको उस घर की दिशाएं देखनी चाहिए। उत्तम दिशा और उत्तम डायरेक्शन के डोर कौन से होते हैं? अभी जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, वो जो स्क्रीन पे देख रहे हैं वो स्क्रीन पे आप ये जो डोर के नंबर देख रहे हैं, तो सबसे बढ़िया जो डोर माना जाता है, उचित डोर माना जाता है, वो ईशान्य कॉर्नर का पूर्वाभिमुख डोर माना जाता है। घर से बाहर निकलो तो ईशान्य कॉर्नर से आपका पूर्वाभिमुख डोर निकलना चाहिए। वैसे ही आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि उत्तर दिशा का जो डोर है वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट माना जाता है। जब भी आप घर से बाहर निकलो तो उत्तर ईशान्य दिशा आपको दिखनी चाहिए। उत्तर ईशान्य दिशा ये उतनी ही इम्पोर्टेंस रखती है वास्तुशास्त्र में। जैसे पूरब दिशा के ओर आप बाहर निकलते हैं तो उत्तर ईशान्य, पूरब और उत्तर ईशान्य के जो कॉर्नर है वो दोनों भी कॉर्नर उतने ही महत्वपूर्ण है। इसलिए वास्तुशास्त्र में जो अब अभी स्क्रीन पे दिख रहा है कि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर का डोर आप हमेशा ले सकते हैं। उसी प्रकार से अगर आपका डोर पश्चिम दिशा में है तो यहाँ पे दिख रहा है आपको पश्चिम दिशा में वायव्य कॉर्नर का डोर आपको उचित माना गया है। पश्चिम दिशा में वायव्य कॉर्नर का डोर आपको उचित माना गया है। और अगर दक्षिण में दरवाज़ा है तो दक्षिण का डोर जो अगर है तो आग्नेय कॉर्नर का डोर आपको उचित माना गया है। तो आग्नेय कॉर्नर पे आप डोर ले सकते हैं। दक्षिण आग्नेय कॉर्नर पे जैसे स्क्रीन पे दिख रहा है, दक्षिण आग्नेय कॉर्नर का डोर आपको उचित माना गया है। तो ये सारी चीज़ें वास्तुशास्त्र के अनुसार जब भी हम लोग दरवाज़ा सुनिश्चित करते हैं तो यहाँ पे आप देखा कि आपने ये चारों दरवाजे जो है वो योग्य हम लोग मानते हैं। वैसे ही अगर नैऋत्य स्थान में अगर दरवाज़ा आ रहा है तो वो अयोग्य माना जाता है। यानी कि नैऋत्य कॉर्नर पे लक्ष्मी हमेशा कहाँ से आती है? तो नॉर्थ ईस्ट से आती है। लक्ष्मी कहाँ से आती है? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से आती है। वो आके रुकती कहाँ पे है? तो नैऋत्य स्थान में, यानी कि साउथ वेस्ट स्थान में रुकती है। सो साउथ वेस्ट स्थान ये जो है वो स्टेबिलिटी का स्थान है। तो अगर मैं आपको पूछूं कि लक्ष्मी अगर नॉर्थ ईस्ट से आती है, वो एक बार ब्रह्म स्थान में क्लॉकवाइज चक्कर लेती है। लक्ष्मी नॉर्थ ईस्ट से आके ब्रह्म स्थान में एक बार क्लॉकवाइज चक्कर लेती है और नैऋत्य स्थान में जाके रुकती है। अगर ईशान्य से लक्ष्मी आ रही है, नैऋत्य में रुक रही है, तो ब्रह्म स्थान में अगर क्लॉकवाइज चक्कर ले रही है, तो आप बताइए कि इम्पोर्टेंस ज़्यादा किसको है, किस डायरेक्शन को है? लक्ष्मी आने वाली जगह ज़्यादा महत्वपूर्ण है या लक्ष्मी रुकने वाली जगह? आप बताइए। लक्ष्मी आने वाली जगह ज़्यादा महत्वपूर्ण है या रुकने वाली जगह? आप टाइप करके मुझे बता सकते हैं। लक्ष्मी आने वाली जगह ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि लक्ष्मी रुकने वाली? आप
टाइप कर सकते हैं, बराबर है। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि लक्ष्मी रुकने की जगह इम्पोर्टेंट है। अगर मैं बोलूँ कि लक्ष्मी आई नहीं तो चलेगा क्या? तो कुछ लोग जो है वो बोल रहे हैं कि लक्ष्मी रुकने की जगह नहीं, रुकने की आने की जगह इम्पोर्टेंट है। तो लक्ष्मी आई पर अगर रुकी नहीं आपके पास तो चलेगा क्या? तो दोनों इक्वली इम्पोर्टेंट है। तो लक्ष्मी आनी भी चाहिए और रुकनी भी चाहिए, इसीलिए दोनों डायरेक्शन इम्पोर्टेंट है। पर अगर दरवाजे के बारे में सोचेंगे तो लक्ष्मी रुकने की जगह जो नैऋत्य स्थान है वहाँ पे अगर अपने घर का दरवाज़ा रहेगा तो लक्ष्मी फ्लो होके निकल जाएगी, यानी कि लक्ष्मी बह जाएगी। तो इसीलिए हम कभी भी नैऋत्य स्थान में दरवाज़ा नहीं लेते। ईशान्य स्थान भगवान का स्थान माना जाता है, ईशान्य स्थान पॉजिटिव माना जाता है। तो इसीलिए आप कभी भी घर का दरवाज़ा अगर सिलेक्ट करो तो आप ईशान्य स्थान में दरवाज़ा सिलेक्ट कीजिए। वायव्य स्थान में अगर दरवाज़ा होगा तो पश्चिम वायव्य स्थान का दरवाज़ा उचित माना जाएगा। अगर आग्नेय स्थान पे दरवाज़ा रहेगा तो दक्षिण आग्नेय दरवाज़ा आपको उचित माना जाएगा, परंतु नैऋत्य स्थान का दरवाज़ा अनुचित माना जाएगा। सो ये सारी चीज़ें आपको आगे भी हम सिखाने वाले हैं। वास्तुशास्त्र में मैंने मथुरा में गोल्ड मेडल लिया है, त्र्यंबकेश्वर में मैंने गोल्ड मेडल लिया है, पूना डिस्ट्रिक्ट में मैंने गोल्ड मेडल लिया है, और केरला में मैंने वास्तुशास्त्र में गोल्ड मेडल लिया है। वास्तुशास्त्र में विविध जगह पे मैंने जाके उसकी स्टडी की है। इंटरनेशनल लेवल पे मैंने मॉरिशस में ऑल ओवर वर्ल्ड की एग्ज़ाम थी वो टॉप की है। लंदन में मैंने बेस्ट डिज़ाइनर ऑफ द ईयर अवार्ड लिया है। जर्मनी में बेस्ट टैरो कार्ड रीडर अवार्ड लिया है। देन लंदन में मैंने बेस्ट पामिस्ट का अवार्ड लिया है। देन यहाँ पे मॉरिशस में ऑल ओवर वर्ल्ड की एग्ज़ाम मैंने टॉप की। उसके बाद मुझे मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर ने प्रेसिडेंट हाउस में बेस्ट वास्तु कंसल्टेंट करके अवार्ड लिया है। मैं वास्तु रिलेटेड कुछ पेंटिंग्स निकालता हूँ, तो वास्तु रिलेटेड कुछ मेरी पेंटिंग्स है जहाँ पे मैं कैलीग्राफी करता हूँ। कैलीग्राफी आर्टिस्ट हूँ, वास्तु रिलेटेड ही पेंटिंग्स निकालता हूँ। उसमें हम जो आप जेमस्टोन्स कहते हैं, यानी कि ये जो रत्न आप कहते हैं, उसकी हम लोग उसके अंदर उसकी पाउडर हम लोग कलर में मिक्स करके उस कलर को एनर्जेटिक करते हैं और उससे हम लोग वास्तु रिलेटेड कुछ चित्र बनाते हैं। तो मेरी एक आर्ट गैलरी एक लंदन में है और एक जर्मनी में है। तो लंदन की आर्ट गैलरी जो है वो मेरी मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर ने ओपन की थी। वहाँ पे मेरी जो आर्ट गैलरी है वास्तुशास्त्र की। जो जर्मनी की आर्ट गैलरी है वो बुर्ज खलीफा के ओनर और उनके साथ कई सेलिब्रिटी उनके साथ वहाँ पे आ चुके हैं। उसी प्रकार से मेरी जो अंधेरी की जो आर्ट गैलरी है वास्तुशास्त्र की जो पेंटिंग की, वो बिग बी यानी कि अमिताभ बच्चन जी ने और स्मिता ठाकरे जी ने खुद अपने हाथों से वो रिबिन कटिंग सेरेमनी की थी। वहाँ पे मीन्स जो मुझे मान सम्मान मिला, ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, वो अमिताभ बच्चन और स्मिता ठाकरे जी मेरी गैलरी ओपन करते हुए। उसी के साथ यहाँ पे आप नेक्स्ट स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पे ये जो बच्चन सर जो है वो मेरी गैलरी में और स्मिता ठाकरे जी के साथ हमारी गैलरी में आप देख रहे हैं। उसी के साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि केबीसी के मैक्सिमम सेट मैंने वास्तुशास्त्र के हिसाब से डिज़ाइन किए। कौन बनेगा करोड़पति के सेट में इस फोटो में आप देखोगे कि बच्चन साहब मेरे साथ फ़ोटो सेशन कर रहे हैं। तो ये मेरे लिए बहुत ही भाग्य की बात है कि श्री अमिताभ बच्चन जी की हमारे साथ आके हमें इतनी इम्पोर्टेंसी दे कि मेरे साथ फ़ोटो शेयर करे या मेरे साथ फ़ोटो ले। तो इतना मान सम्मान उनके पास से प्राप्त करने से हम बहुत ही प्रसन्न हुए हैं और उनके आशीर्वाद से ही हम इतने आगे तरक्की कर पाए हैं। आगे आप देख सकते हैं कि ये जो मेरी लंदन की आर्ट गैलरी है जहाँ पे आप मेरे पेंटिंग्स देख सकते हैं, ये मेरी लंदन की आर्ट गैलरी है। वहाँ पे मेरा ये कला शास्त्र करके ब्रांड है,
ये कला शास्त्र आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, कला शास्त्र ब्रांड है मेरा। फिर ये जर्मनी की आर्ट गैलरी है, यहाँ पे हम वास्तुशास्त्र के रिलेटेड कुछ पेंटिंग्स आप हमारी देख सकते हैं। ये जर्मनी के मेरे स्टाफ है और ये सारी पेंटिंग्स मेरी जर्मनी की है, ये जर्मनी में हम इसे सेल करते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी, इन्होंने मेरी 2 पेंटिंग गैलरी ओपनिंग की है। तो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, इन्होंने श्री एकनाथ शिंदे जी ने मेरी ये 2 गैलरी, ये पहली गैलरी ओपन करते समय और ये दूसरी जो आर्ट गैलरी है वो एकनाथ शिंदे जी ओपन करते समय। मैंने इंटरनेशनल लेवल पे 7 अवार्ड्स लिए हैं वास्तुशास्त्र में और नेशनल लेवल पे 4 गोल्ड मेडल्स लिए वास्तुशास्त्र में। हम लोग 7 पीढ़ियों से वास्तुशास्त्र का अध्ययन करते हुए आए हैं। मेरे पिताजी भी वास्तुशास्त्र में बहुत ही बड़ा नाम रखते हैं और ज्योतिष शास्त्र में पंडित है और मैं 22 साल से वास्तुशास्त्र की पढ़ाई करते हुए इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे इसमें प्रावीण्यता प्राप्त कर रहा हूँ। और आज मैं आपको एक बताना चाहता हूँ, ये जो वास्तुशास्त्र की अभ्यास मालिका है ये 2 दिन की सीमित नहीं है। ये वास्तुशास्त्र के अभ्यास मालिका मैं आपको आगे भी पढ़ाने वाला हूँ। जैसे ये बेसिक है वैसे 2 दिन का बेसिक होने के बाद मैं एक 3 महीने का एक बेसिक कोर्स लेने वाला हूँ, फिर एक एडवांस कोर्स लेने वाला हूँ और एक कमर्शियल वास्तु कोर्स लेने वाला हूँ और एक सुपर एडवांस या प्रोफेशनल वास्तुशास्त्र का कोर्स लेने वाला हूँ। और ये सारा जो एजुकेशन है वो आपको फ्री यानी कि बिना मूल्य दिया जाएगा, कोई भी शुल्क आपसे नहीं लिया जाएगा, ना कि 1 रुपया भी आपको भरना है, ना 1 रुपया शुल्क आपको इसके लिए अदा करना है। कंप्लीट ये वास्तुशास्त्र का ये पूर्ण कोर्स आपके लिए फ्री है। वास्तुशास्त्र में बेसिक वास्तुशास्त्र में 3 महीने पढ़ाऊंगा, एडवांस वास्तुशास्त्र में आपको 3 महीने पढ़ाऊंगा, कमर्शियल वास्तुशास्त्र भी आपको 3 महीने में आपको सिखाऊंगा। उसके बाद जिन्हें भी प्रोफेशनल वास्तुशास्त्र का कोर्स करना है उनके लिए मैं सुपर एडवांस वास्तुशास्त्र कोर्स भी उनको पढ़ाऊंगा। ये सारी चीज़ें मैं बिना मूल्य बिना शुल्क आपसे लिए हुए ये सारी चीज़ें हम अभ्यास करने वाले हैं। तो बताइए कौन कौन मेरे साथ जुड़ना चाहता है? आप टाइप करके बोल सकते हैं मुझे कि कौन कौन मेरे साथ, टाइप करके बताइए कि ये अभ्यास मालिका में आगे भी मेरे साथ जुड़ना चाहता है। आपको कोई शुल्क नहीं देना है, पर आपको एक ही बात करनी है कि पढ़ाई पूरी करनी है, पढ़ाई पूरी तरीके से मन लगा के करनी है। तो ये ऑनलाइन सारे कोर्सेस रहेंगे, आपको कोई भी शुल्क ना देते हुए ये पढ़ाई पूरी करनी है। और इसी सीक्वेंस में हम लोग आगे जाके आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी काफ़ी सारा देने वाले हैं। तो ये सारी पढ़ाई हम लोग आगे जारी रखने वाले हैं। तो इसी अभ्यास मालिका में आप सभी जन बताइए टाइप करके कौन कौन मेरे साथ जुड़ना चाहता है, प्लीज़ टाइप कीजिए और ये जुड़िए, आइए और आपके दोस्तों को भी हमारे साथ जोड़िए और ये वास्तुशास्त्र का अभ्यास हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो अभी हम लोग देखते हैं कि लिविंग रूम यानी कि हॉल में रचना कैसे होनी चाहिए, लिविंग रूम की रचनाएं कैसी होनी चाहिए, लिविंग रूम में सीटिंग अरेंजमेंट कैसे होनी चाहिए। हम जब लिविंग रूम या हॉल के बारे में जब भी बात करते हैं तभी उसमें कई सारी चीज़ें आती है। उसमें आता है कि सीटिंग अरेंजमेंट कैसे होना चाहिए, वैसे ही टीवी सेट हम लोग अगर रखते हैं तो वो किस दिशा में आना चाहिए, डाइनिंग एरिया किस दिशा में आना चाहिए, अगर लिविंग रूम में कुछ तस्वीरें हैं तो वो किस दिशा में आनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हम जानकारी लेंगे। अगर लिविंग रूम में हम सिटिंग अरेंजमेंट कर रहे हैं तो सिटिंग अरेंजमेंट इस प्रकार से कीजिए कि आप बैठते समय आपका ध्यान हमेशा ईस्ट डायरेक्शन में हो या नॉर्थ डायरेक्शन में हो। आप पूरब की तरफ देखें या उत्तर की तरफ देखें। नंबर 1, पूरब की तरफ बैठ के पश्चिम में बैठ के पूरब में फेस करना, ये नंबर 1 है। नंबर 2 बेस्ट पोजीशन जो है वो उत्तर की तरफ फेस करके बैठना। वैसे ही पश्चिम के साथ हम
थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेते हैं, पश्चिम की तरफ भी आप फेस करके बैठ सकते हैं, पर दक्षिण में आप फेस करके ना बैठे। नंबर 1 पूरब में फेस करके बैठना, ईस्ट डायरेक्शन पे फेस करके बैठना होता है। नॉर्थ नंबर 2 आती है घर में। नंबर 3 बेस्ट आती है वो वेस्ट डायरेक्शन। तो हमेशा याद रखिए कि टीवी सेट भी आप लगाएं तो ईस्ट में लगाएं, नॉर्थ में लगाएं या पश्चिम में लगाएं, तो अपने आप आपकी सीटिंग अरेंजमेंट उस दिशा में हो जाएगी। वैसे डाइनिंग एरिया, आप डाइनिंग एरिया की जो सीटिंग अरेंजमेंट आप कर सकते हैं, यहाँ पे आप चित्र देख रहे हैं, स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि डाइनिंग एरिया, स्क्रीन पे आपको डाइनिंग एरिया मिल रहा है। तो स्क्रीन पे आप जो डाइनिंग एरिया में सीटिंग अरेंजमेंट देख रहे हैं वो ईस्ट में फेस हो या नॉर्थ में फेस हो। नंबर 1 पोजीशन है वो ईस्ट फेसिंग, नंबर बेस्ट पोजीशन है वो नॉर्थ फेसिंग, नंबर 3 बेस्ट पोजीशन है वो वेस्ट, और नंबर 4 है वो दक्षिण। तो कभी भी दक्षिण में फेस करके खाना ना खाए, तो राइजिंग सन पे फेस करके खाए या ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन पे आपको चल जाएगा। वैसे ही उत्तर दिशा में आप फेस करके खाना खा सकते हैं, पर दक्षिण दिशा में फेस करके आप खाना नहीं खा सकते। तो ये हो गई सीटिंग अरेंजमेंट डाइनिंग एरिया की। उसी प्रकार से अगर आपके लिविंग रूम में अगर आप फिश टैंक रखना चाहते हैं या पानी के रिलेटेड कुछ चीज़ें रखना चाहते हैं तो उत्तर ईशान्य कॉर्नर में वो उचित मानी गई है, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में वो उचित मानी गई है। तो हमेशा आप सीटिंग अरेंजमेंट के साथ पानी का भी फ्लो सुनिश्चित कीजिए कि पानी हमेशा उत्तर ईशान्य में हो, ना कि दक्षिण या पश्चिम दिशा में या आग्नेय दिशा में भी पानी नहीं चलता। तो पानी की डायरेक्शन जो है वो उत्तर ईशान्य है। उसी प्रकार से अगर आपके लिविंग रूम में कुछ फैमिली फ़ोटोग्राफ्स आप लगा रहे हैं तो उत्तर दिशा में या पूरब दिशा में ज़्यादा उचित माने जाते हैं। अगर भगवान के कुछ चित्र है या फोटोग्राफ्स है तो वो पूरब पश्चिम दिशा में आप लिविंग रूम में आप लगा सकते हैं। और दक्षिण दिशा में या दक्षिण नैऋत्य दिशा में आप भगवान के फ़ोटो ना लगाएं। भगवान के फ़ोटोग्राफ्स हमेशा, तस्वीर हमेशा पूरब पश्चिम में लगाना उचित माना जाता है। अगर 7 घोड़ों की जो चित्र है वो घर में आते समय अगर आप लगा रहे हैं तो घोड़ों के जो डायरेक्शन है, 7 घोड़ों के डायरेक्शन वो ज़्यादा तेज़ दौड़ते हुए नहीं चाहिए, संत दिशा से आने हुए वो नॉर्थ या दिशा में जाते हुए दिखाई दिए या उत्तर दिशा में जाके वो स्थिर हो ऐसे दिखाई दे, घर के अंदर आते हुए दिखाई दे तो उचित माना जाता है। घर के बाहर कभी भी नहीं जाने चाहिए। तो इस प्रकार से अलग अलग हम लोग वास्तु के रिलेटेड ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं। उसी प्रकार से वास्तुशास्त्र और वास्तुशास्त्र का जो इतिहास है वो बहुत ही पुराना है। वास्तुशास्त्र और वास्तुशास्त्र का इतिहास भी बहुत पुराना है। तो ये स्टोरी जो है आप पूरा ध्यान देखें। आप ये 15 मिनट जो है आप वास्तुशास्त्र का अगर अध्ययन करना चाहते हैं तो आगे के 15 मिनट आप पूरा ध्यान दे के इस कहानी को एक सकारात्मक मोड से देखिए। अगर ये 15 मिनट आप ये ध्यान दे के अगर वास्तुशास्त्र का आप अध्ययन करते हैं, ये स्टोरी आप सुनते हैं तो आपको काफ़ी पॉजिटिव डायरेक्शंस में वास्तुशास्त्र की जानकारी मिलेगी। तो प्रभु श्री कृष्ण जी जो थे वो वास्तुशास्त्र के मुख्य रचयिता थे। श्री प्रभु कृष्ण ने ही जो है वास्तुशास्त्र की रचना की थी। प्रभु श्री कृष्ण ने प्रथम एक वास्तु की निर्मित करनी चाहिए और इस वास्तु की निर्मित करने के लिए उन्होंने उस समय के जो आर्किटेक्ट थे उनको न्योता भेजा। उस आर्किटेक्ट का नाम था मय। मय नामक आर्किटेक्ट का नाम था मय। तो मय को उन्होंने बुलाया गया और उसे कहा गया कि एक वास्तु की रचना करनी है। वास्तु की रचना इतनी सुंदर होनी चाहिए कि कोई भी देखते ही उसे मोहित हो जाए। उस वास्तु में जितना भी पैसा अगर खर्च हो तो आप मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। आप मेरे राज्य कोष से उतनी सारी संपत्ति उस घर को बनाने के लिए खर्च कर सकते हैं, परंतु उस घर में
हमें सारे वास्तु के जो दोष है वो होने चाहिए। महाभारत में आप वास्तुशास्त्र की 3 रचनाओं का प्रयोग देखते हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, यहाँ पे आपको 3 वास्तुशास्त्र के बंगलों या महलों की आपको रचना मिलेगी। उसमें प्रामुख्य से पहला आता है वो है लाक्षागृह, इंद्रप्रस्थ और मयसभा। लाक्षागृह आप देख सकते हैं, मयसभा आप देख सकते हैं और इंद्रप्रस्थ आप देख सकते हैं। ये तीनों महल जो बनाए गए थे महाभारत के समय में। तो उसमें लाक्षागृह जो था वो लाख से बनाया गया था। पांडवों को जलाने के लिए दुर्योधन ने कारस्थान रचा था, कटु कारस्थान रचा था। उसने पांडवों को भेजा और उसमें आग लगाने की कोशिश की थी। कृष्ण ने उसे बचा लिया था पांडवों को उस महल से, गुप्त द्वार से उन्होंने वहाँ से पांडवों को भली सुरक्षा में बाहर निकाला था। और इसके पीछे और एक स्टोरी है कि कृष्ण ने पहले तो अपनी उंगली काट के ली और सुभद्रा उसकी जो बहन थी उसके पास नारद को भेजा और कहा कि सुभद्रा कि मेरी उंगली कटी है, ऐसे नारद को कहने के लिए कहा कि श्री कृष्ण की उंगली जो कट गई है उसको बांधने के लिए एक चिंदी चाहिए। तो सुभद्रा ने कहा कि मैं तो नहीं दे सकती क्योंकि मेरे पास सभी सुंदर सुंदर वस्त्र है, पीताम्बर है, सुवर्ण से जड़े कुछ वस्त्र है, तो मैं कैसे आपको दे पाऊंगी। तभी द्रौपदी ने कहा कि मैं तो कृष्ण को मेरा भाई मानती हूँ, मैं उसकी सगी बहन नहीं हूँ, फिर भी उसने मुझे हृदय में स्थान दिया है एज अ सिस्टर। तो कृष्ण ने क्या किया कि जब ही ये चिंदी लाने के लिए द्रौपदी के पास भेजा तो द्रौपदी ने अपनी जो भरी हुई साड़ी थी वो फाड़ के नारद जी को थमा दी और कहा कि कृष्ण के इतने ऋण हैं मेरे ऊपर, श्री कृष्ण के इतने ऋण हैं मेरे ऊपर कि मैं कलेजी का टुकड़ा भी उनको काट के दूँ तो भी कम है। तो इस ऋण को कृष्ण ने ऐसे चुकाया कि उसको कहा कि पूर्ण तेरी सुरक्षा मेरे कंधों पे है और तेरी लज्जा रक्षण करने का जिम्मा आज से मेरा है। और उसने कृष्ण श्री प्रभु ने द्रौपदी को वो जो वास्तु थी, जो सदोष वास्तु निर्मित की थी, वो भेंट स्वरूप दी। पांडव उस सदोष वास्तु में जाके रहे। उस सदोष वास्तु में क्या क्या दोष थे, उस सदोष वास्तु में क्या क्या दोष थे, इस कहानी को आप गौर से सुनिए। इस कहानी के बाद मैं आपको एक क्वेश्चन पूछने वाला हूँ और इस क्वेश्चन को आपको आंसर देना है। पूरी तरह से आपको इस ध्यानपूर्वक इस कहानी को सुनना है और उस क्वेश्चन के आंसर को इस कहानी में ढूंढना है। तो आप देख सकते हैं उस महल में पांडव जाके रहने लगे। आप देख सकते हैं पांडवों को जाते हुए इस महल में, परंतु इस वास्तु में क्या क्या दोष थे। तो उसके ब्रह्म में पानी था, ब्रह्म स्थान में पानी होने के वजह से वहाँ पे दोष निर्माण हो रहा था। ब्रह्म में अगर पानी रहेगा तो वो सबसे बड़ा दोष माना जाता है वास्तुशास्त्र में। वैसे ही नैऋत्य स्थान में उसका दरवाज़ा था, सारी खिड़कियाँ जो थी वो नैऋत्य स्थान में, दक्षिण स्थान में उस महल की बनाई गई थी। उसी प्रकार जो राज्यसभा होती है और लोकसभा होती है, तो राज्यसभा में तो प्रमुख राजा के सेनापति, अधिपति या उसके विश्वस्त को बैठने की जगह होती है और लोकसभा में सारी जनता आती है। तो राज्यसभा की निर्मित ऐसे की गई थी कि राज्यसभा को असेंडिंग ऑर्डर में बनाया गया था। राजा नीचे बैठेगा और प्रजा ऊपर 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 बैठे जाएगी। जैसे कि आप एक हाथ थिएटर में जाते हैं, सिनेमा हॉल में जाते हैं, आप देखते हैं कि वो सिनेमा हॉल में या थिएटर में जो है वो स्क्रीन नीचे रहती है और सारी जो ऑडियंस या प्रजा रहती है वो ऊपर 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 बैठी रहती है। तो उसी प्रकार राज्य भवन की डिज़ाइन उन्होंने की थी। उसमें राजा को नीचे बिठाया गया था और प्रजा ऊपर ही स्थान में थी। राजा को जो उसकी राजगादी थी
जो उसका राज सिंहासन था वो नीचे के ओर झुका हुआ था और राजा प्रजा को देखते समय उसकी गर्दन ऊपर होती थी और प्रजा की गर्दन नीचे होती थी। उससे एक दोष होता था कि राजा नीचे हो गया और प्रजा ऊपर हो गई। प्रजा के हाथ में अगर शस्त्र है वो राजा को नहीं दिखते थे, या प्रजा के बीच में कुछ उसके अगेंस्ट कुछ कटु कारस्थान अगर चल रहा है तो वो राजा को नहीं महसूस होता था। तो ये दोष हो गया वास्तुशास्त्र में। इस सारी महल की रचना इस प्रकार से की गई थी कि राजा जो है वो प्रजा को देख सके, परंतु राजा को प्रजा देखते समय वो राजा नीचे और प्रजा ऊपर है। तो ये वास्तु दोष के वजह से उस महल में काफ़ी सारे दोष निर्माण हुए थे। उसी और एक दोष में जो बालकनी थी तो घर के अंदर थी, घर के अंदर बहुत सारी बालकनी बनाई गई थी। जो सारी बालकनी आ रही थी वो घर के अंदर की तरफ महसूस हो रही थी। ये सारे दोष होने के वजह से उस वास्तु में पांडव 6 महीने रहे। कितने महीने? 6 महीने पांडव उस वास्तु में रहे। उस वास्तु में 6 महीने रहने से उनके मस्तिष्क में, उसके स्वभाव में इतना घमंड आ गया था कि वो उन्मत्त हो गए थे। उस समय का राजा जो था, दुर्योधन था, वो उनके घर में पधारने वाला था, पर उसके स्वागत में कोई भी वहाँ नहीं खड़ा रहा। हमारा धर्म है अतिथि देवो भव, परंतु राजा के स्वागत में, उस समय का राजा दुर्योधन था, उसके स्वागत में पांडव नहीं खड़े रहे, उसका स्वागत कोई करने नहीं गया। और उस समय का राजा दुर्योधन जैसे घर में ढूंढते ढूंढते आया और पानी में आके गिरा। वो पानी जो था वो घर के ब्रह्म स्थान में था। उस समय द्रौपदी अपने बाल बना रही थी, अपने केशों को संवार रही थी, बालों को संवार रही थी। उन बालों को संवारते वक्त उसने अपने जो देवर की अवहेलना की और उसे कहा कि अरे अंधे का बेटा, अंधा, तुझे दिखता है क्या पानी है या ज़मीन? तो पहले पांडवों की गलती है कि दुर्योधन की गलती? आप टाइप करके बताइए, पहले गलती कौन कर रहा है इस दृश्य में? पांडवों ने रिसीव नहीं किया। पांडव अगर घर में आया अतिथि तो पानी में गिरा तो उसको अंधे का बेटा, अंधा, तुझे समझता नहीं है क्या पानी है या ज़मीन? तो ये पांडवों की गलती है। तभी दुर्योधन को आप यहाँ पे टाइप करके बताइए कि ये पहली गलती किसकी है। टाइप कीजिए सब जन, ये पहली गलती किसकी है? टाइप कीजिए। बराबर है, ये दुर्योधन की गलती नहीं, ये पांडवों की गलती है। दुर्योधन ने उसी समय शपथ ली कि ये जो घमंड है तेरा, उसे चूर चूर करूंगा और एक दिन भरी सभा में तेरा अपमान मैं वसूलूंगा और तुझे भी अपमानित करूंगा। तो उसी दौरान पांडवों का जो ज्येष्ठ भ्राता था उसे कहते थे कि धर्मवीर, जो धर्म का संपूर्ण ज्ञान रखता हो, धर्मवीर कहते हैं। तो धर्मवीर जैसा जिसे सब ज्ञान है वो जुआ खेलने के लिए कैसे बैठ सकता है? उसने जुआ खेला, बुद्धिमत्ता भ्रष्ट हो गई थी, डिसीजन मेकिंग नहीं था, और वो जुआ खेले। वो जुआ में उन्होंने अपने राज्य को हारे, अपने सैन्य दल को हारे, अश्वदल को हारे, अपने सारे आभूषण उस जुए में हार दिए, अपना राज्य कोष उस जुआ में हार दिए। सारे 24 दाव उसमें खेले गए, 24 के 24 दाव पांडव हारे और उन्हें इतना नुकसान सहना पड़ा कि भाइयों को भी जुए में लगा दिया उन्होंने, उसको भी हारे। फिर अपने पत्नी को जुए में लगा दिया, उनको भी हारे। फिर 14 साल का वनवास हुआ, वो भी जुए में हारे। 1 साल अज्ञातवास हुआ, वो भी जुए में हारे। तो सोचिए कितनी बड़ी सज़ा उन्हें मिली, अपमानित होना पड़ा, वस्त्रहरण हो उनको सहन करना पड़ा उस घर में। तो ये सारी चीज़ें उस घर में 6 महीना रहने की वजह से पांडवों को सहनी पड़ी। उसके बाद पांडव उस घर से निकल गए वनवास के लिए। तभी प्रभु श्री कृष्ण ने जाके कहा दुर्योधन से कि अरे दुर्योधन, उनको आप
को जलाना चाहिए, उस घर में जाके आपको रहना चाहिए, उस सदोष वास्तु का उन्होंने जिक्र नहीं किया, पर उस वास्तु में जाके रहने के लिए उन्हें आमंत्रित किया। दुर्योधन जो था वो तुरंत उस वास्तु में जाके रहा। 14 साल उसमें रहने के वजह से उसको काफ़ी सारे दोष लगे। दुर्योधन 14 साल उसको पीड़ा हो रही थी, पर वो ईर्ष्या के कारण उस घर से नहीं निकला। आप देखिए, कभी कभी इस घर में तकलीफ हो रही है, फिर भी हम लोग उस घर से नहीं निकल पाते हैं। तो ईर्ष्या के वजह से दुर्योधन तो नहीं निकल पाया उस घर से। फिर उसके जो पक्ष में जो थे 6 जन अमर थे, उसमें भीष्म पितामह अमर थे, द्रोणाचार्य अमर थे, अश्वत्थामा अमर था, वैसे ही जयद्रथ अमर था, कवच कुंडलधारी कर्ण अमर था, उसको कोई शस्त्र भेद नहीं पाता था, और दुर्योधन का शरीर वज्र का था। तो ऐसे 6 योद्धा जो थे उनको अमरत्व प्राप्त था कि वो जो नहीं युद्ध में हारा सकता है कोई उन्हें। तो इसीलिए उन 6 जो अपराजित रहने वाले योद्धा थे वो दुर्योधन के पक्ष में थे, और पांडव जो थे वो 5 थे और ये 100 भाई थे। युद्ध हुआ, युद्ध का परिणाम स्वरूप सामने आया कि पांडवों की जीत हुई, दुर्योधन की हार हुई। दुर्योधन जब भी युद्ध में निकलता था तभी दक्षिण दिशा की ओर निकलता था, और पांडव जब भी युद्ध के निकलते थे तभी उत्तर दिशा की ओर, जीवन की दिशा की ओर निकलते थे, ईशान्य की दिशा की ओर निकलते थे। और दुर्योधन का जो महल का जो दरवाज़ा था वो दक्षिण नैऋत्य स्थान में था, तो वो मृत्युलोक के वहाँ पे निकलता था। तो ये जो था, ये परास्त होने का मुख्य कारण था दुर्योधन का। ये वास्तुशास्त्र ही था जो कृष्ण ने हमें बताया कि वास्तुशास्त्र ही जो है वो हमें सिखाता है कि अपना जो नेचर कैसा हो या किस प्रकार से होना चाहिए, और वास्तुशास्त्र अपने जीवन में कैसे इफेक्ट देता है। अभी आप सभी के लिए मेरा एक क्वेश्चन है, आप बताइए कि ये वास्तुशास्त्र जो है वो आपके ऊपर इफेक्ट करने के लिए कितना समय लेता है। आप बताइए सभी जन की एक सदोष वास्तु में अगर आप रह रहे हैं और उस वास्तु का इफेक्ट आपके ऊपर होना है तो कितना समय लगेगा उस वास्तु का इफेक्ट आपके ऊपर होने के लिए। चलिए बताइए, टाइप करके बताइए सभी जन कि कितना समय लगेगा आपको वास्तुशास्त्र में आपके ऊपर एक वास्तु का इफेक्ट होने के लिए कितना समय लगता है। बहुत से जन आंसर दे रहे हैं, यहाँ पे अलग अलग आंसर आ रहे हैं, बहुत अलग अलग आंसर आ रहे हैं। देखिए 6 माह तो पांडवों को लगे क्योंकि उनके कर्म अच्छे थे, परंतु दुर्योधन आके पानी में गिरने में कितना समय लगा। दुर्योधन तुरंत आया और तुरंत पानी में गिरा और उसे तुरंत अपमानित होना पड़ा। इसका मतलब यह है अगर आपके कर्म गलत रहेंगे तो 1 मिनट भी नहीं लगेगा कि उस घर में आए, पानी में गिरे और अपमानित हुए। तो दुर्योधन को अपमानित होने के लिए 1 मिनट भी नहीं लगा, और पांडवों को घमंड या गर्व आने के लिए 6 महीने लगे। यानी कि अगर आपके कर्म अच्छे, आपके मेडिटेशन अच्छा है तो उस वास्तु के इफ़ेक्ट होने के लिए आपको थोड़ा समय लगेगा। पर अगर आपको उस वास्तु के इफ़ेक्ट महसूस हो रहे हैं तो तुरंत आपको उसके उपाय करने चाहिए, या उसमें पॉजिटिविटी ढूंढनी चाहिए, या उसमें बदलाव करने चाहिए। अगर सदोष वास्तु है तो उसके दोष निवारण करना चाहिए। तो ये सारे निवारण कैसे किए जाते हैं मैं आपको आगे पढ़ाने वाला हूँ। वास्तुशास्त्र की विविध रचना आपको पढ़ाने वाला हूँ। आगे हम थोड़ा किचन के बारे में जानकारी लेंगे। किचन हमेशा गृहिणी के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। किचन का जो स्थान है वो आग्नेय दिशा में होना चाहिए। किचन जो है वो आग्नेय दिशा में हमें ऊर्जा संपन्न करने के लिए प्रेरित करता है। किचन की दिशा हमेशा जब भी हम लोग किचन में, रसोई घर में खाना बना रहे हैं तो हमारा स्थान आग्नेय कोने में खड़े रह के पूरब दिशा में होना चाहिए। रसोई घर में पानी अगर है तो वो उत्तर दिशा में होना चाहिए। वैसे ही अगर
कुछ हेवी चीज़ें रखनी हैं तो वो दक्षिण या पश्चिम दिशा में रखी जाती है। यानी कि किचन का जो स्थान होता है आग्नेय कॉर्नर उतना ही इम्पोर्टेंट है। आग्नेय कॉर्नर में हम किचन रखते हैं और जब भी हम रसोई घर में खाना बना रहे हैं तो हमारा फेस ईस्ट दिशा में, उगते हुए सूरज की दिशा में होना चाहिए, पानी उत्तर के दिशा में होना चाहिए और फ्रिज और अन्य चीज़ें जो है वो हेवी होती है वो दक्षिण या पश्चिम दिशा में होनी चाहिए। तो फ्रिज का स्थान है वो दक्षिण और पश्चिम दिशा में माना जाता है। तो इस प्रकार से हम किचन की रचना करते हैं। तो नंबर 1 तो है वो ईस्ट फेसिंग किचन माना जाता है। नंबर 2 दक्षिण आग्नेय कोने में, यानी कि दक्षिण के दिशा में आग्नेय कॉर्नर में आप किचन गैस का जो है वो सीटिंग अरेंजमेंट कर सकते हैं या गैस की जो फेसिंग है वो कर सकते हैं। उसी प्रकार से अगर आपका गैस या रसोई घर में अगर पश्चिम दिशा में है तो मध्य पश्चिम में वो चल जाता है, वो थर्ड बेस्ट पोजीशन है। परंतु आप कभी भी अपनी जो अग्नि देवता है उसको आग्नेय स्थान देते हैं, वो सर्वोच्च स्थान आग्नेय कॉर्नर में ही माना गया है। जैसे सूरज की किरणें जब भी आपके घर में आती है तो सूरज की किरणें क्या करती है कि जितनी भी पॉजिटिविटी है वो अपने पास लेके आती है। तो जितनी पॉजिटिविटी आपको चाहिए वो सुबह के धूप में बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि रात भर जो हवा में बाष्पभवन होता है यानी कि बाष्प आर्द्रता होती है, तो उस आर्द्रता में जो मॉइस्चर हवा में पाया जाता है, उस मॉइस्चर में जो सुबह की ओस है या सुबह की जो किरणें हैं वो फिल्टर होके आपके पास आती है, वो डी विटामिन कैरी करती है। और ये जो डी विटामिन है ये आपको अन्न के लिए, आपके हेल्थ के लिए बहुत ही पॉजिटिव माना जाता है। अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और कहते हैं कि भाई डी विटामिन कम है, तो डॉक्टर आपको सलाह देगा कि अरे आप सुबह के धूप में बैठिए या आप जो सुबह की जो धूप है वो सेकिए, या पॉजिटिविटी पाने के लिए आप ये एक दवा ले लीजिए। तो हम लोग डिसाइड करते कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग धूप में जाए सुबह के और आपको डी विटामिन मिल जाए। तो वैसे पुराने ज़माने में हम लोग जब भी अनाज हम लोग सुखाने के लिए रखते थे तो कि सुबह के धूप में रखते थे ताकि उसमें भी डी विटामिन आ जाए। तो ये सारी चीज़ें जो है वो उतनी ही इम्पोर्टेंट है कि वास्तुशास्त्र में दिशा के अनुसार अपना किचन हो। किचन बहुत ही महत्वपूर्ण है गृहिणी के लिए। आप ये स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये स्क्रीन पे आपको किचन का जो चित्र दिख रहा है, तो ये किचन जो है स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, उसमें अगर हम लोग गृहिणी के लिए इम्पोर्टेंस किस लिए मानते हैं, क्योंकि मैक्सिमम समय गृहिणी का इस चित्र में दिख रहा है। जो किचन जो है उसमें आपका फेसिंग ईस्ट में होना चाहिए और गृहिणियों की ये जगह है, अन्नपूर्णा माता की ये जगह है, इसमें अग्नि तत्व आता है। इसलिए आप किचन में जो कलर कॉम्बिनेशन ले सकते हैं उसमें ग्रीन और येलो या पीच जैसे आप ग्रे भी कलर यूज़ कर सकते हैं। सूर्य किरणों से जो आने वाले रंग है वो किचन में इस्तेमाल किए जाते हैं, पर एकदम लाल रंग जो भड़क लाल रंग है वो नहीं इस्तेमाल किया जाता। किचन में शीत रंग नहीं इस्तेमाल किए जाते। शीत रंग कौन से आते हैं, तो जल का कलर जो है वो पानी का कलर जो है नीला है, जैसे ग्रीन कलर शीत कलर में आता है। तो ये ग्रीन कलर और ब्लू कलर किचन में इस्तेमाल नहीं किया जाता। किचन में ग्रे, वाइट, क्रीम, पीच ये कलर ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। पर्पल कलर भी चल जाता है। तो ये सारे कलर जो वार्म कलर है वो किचन में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये किचन का जो हमारा कॉर्नर है वो आग्नेय स्थान है। आग्नेय स्थान में किचन सबसे उचित माना जाता है। वास्तुशास्त्र में हम सारी रचनाएं करते हैं तभी ध्यान रखते हैं कि एग्जॉस्ट फैन ये जो होता है वो हम लोग लगाना अनिवार्य है। परंतु अगर आपका किचन ईस्ट दिशा में है तो वायु की दिशा जो है वो पश्चिम से वायु आता है
पश्चिम वायव्य से, वायु दिशा से हमारे घर में वायव्य दिशा से वायु आता है और आग्नेय दिशा से वो प्रस्थान करता है, यानी कि जाता है बाहर। तो आगमन वायु का होता है वायव्य दिशा से। अगर वायव्य दिशा में अगर किचन है तो वहाँ से आपके घर में वायु आ रहा है, तो अगर किसी का किचन वायव्य में है तो उसके घर में अगर आप रहोगे तो उन्होंने अगर तड़का दिया दाल को तो सबको खांसी आती है, सबको पता चलता है कि दाल को या सब्जी को तड़का दिया गया है। यानी कि हवा में जो तड़के के कण हैं वो अंदर आते हैं वायु के दिशा से। अगर आपका किचन आग्नेय में है तो आग्नेय में वो वायु के कण अपने आप खिड़की से बाहर चले जाते हैं और वो दिशा के हिसाब से आपको पॉजिटिविटी देते हैं। तो कभी भी ध्यान रखिए कि आपका किचन जो है वो आग्नेय दिशा में हो और आपका रसोई घर में आपका खाना बनाते समय फेस वो ईस्ट दिशा में होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम वास्तुशास्त्र में आगे भी पढ़ाई करने वाले हैं। अभी वास्तुशास्त्र में हम कल जानेंगे कि बेडरूम की रचना कैसे होनी चाहिए, टॉयलेट बाथरूम की रचना कैसे होनी चाहिए, रंग कैसे होने चाहिए घर के, और उसी प्रकार भगवान की जो पूजा करने की विधि है या पूजा करते समय भगवान की रचना कैसे होनी चाहिए, मंदिर की रचना कैसे होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हम कल देखने वाले हैं। और इस अभ्यास श्रृंखला में हम आगे भी आपको पढ़ाने वाले हैं, वास्तुशास्त्र के पूरे डिटेल में अभ्यास लेने वाले हैं। तो ये सारे अभ्यासक्रम हम बेसिक, एडवांस और सुपर एडवांस या कमर्शियल वास्तु और प्रोफेशनल वास्तुशास्त्र इसमें लेने वाले हैं। अगर किसी को भी वास्तुशास्त्र में प्रावीण्यता प्राप्त करनी है तो हम उसके लिए तत्पर हैं और आपको सभी प्रकार से सहायता करने के लिए तैयार है। वास्तुशास्त्र में बिना शुल्क हम सारी चीज़ें हम आपको पढ़ाने वाले हैं और कोई भी कोर्स के लिए फ़ी नहीं ली जाएगी। जिनको भी एडमिशन लेना है उनको ये हमारा कोर्स फ्री है। और आज का जो लेक्चर है उसके साथ हम, जैसे हम लोग ने महाभारत की आपको स्टोरी बताई, वैसे शनि महाराज आपके जीवन में क्या इम्पोर्टेंसी रखते हैं, शनि का प्रभाव आपको क्या करता है जीवन में, शनि आपके जीवन में क्या क्या चीज़ें बदलाव लाता है, शनि के वजह से क्या क्या चीज़ें आपके जीवन में घटती है, क्या क्या घटनाएं घटती है, ये सारी चीज़ें मैं आपको कल सिखाने वाला हूँ। शनि का महत्व क्या है, अनन्य साधारण महत्व है वास्तुशास्त्र में। ये सारी चीज़ें अगर आपको जाननी है, वास्तुशास्त्र सीखना है, तो कल हम मिलेंगे वास्तुशास्त्र के अभ्यास मालिका में। कल आपके सारे प्रश्नों के उत्तर भी मैं देने वाला हूँ वास्तुशास्त्र के अभ्यास मालिका में, और सारा वास्तुशास्त्र आपको सिखाने वाला हूँ। तो चलिए आप जुड़ते हैं कल हम हमारे वास्तुशास्त्र के अलग अभ्यास मालिका में। और आज का ये जो कोर्स है, मैंने आज का जो लेक्चर लिया आपका वास्तुशास्त्र का, वो कैसा लगा ये आप हमें बताइए आपके व्हाट्सएप ग्रुप में। आप व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ये सारी चीज़ें बतानी है कि ये आपको अभ्यास कैसा लगा आज का, और पूरे सविस्तर में बताइए, ना कि शॉर्टकट में। मैं आपको सविस्तर में पढ़ाऊँगा, सारी चीज़ें बताऊँगा, आपको भी ये शॉर्टकट में नहीं, पूरे डिटेल में व्हाट्सएप पे आपके मैसेजेस लिख के मुझे भेजने हैं। उसी के ऊपर मेरा अगला लेक्चर डिपेंड है कि आप मुझे कैसे मैसेज भेजते हैं, तो वो जानकारी प्राप्त करके मैं आपको आगे पढ़ाने वाला हूँ। तो आप पूरे डिटेल में आपके मैसेजेस भेजिए व्हाट्सएप ग्रुप में। आपके मैसेजेस मुझे संजीवनी का काम करते हैं, मुझे आगे के लेक्चर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ऊर्जा देते हैं। तो हर एक का मैसेज आने चाहिए, किसी का भी नहीं आया तो नहीं चलेगा, हर एक का मैसेज आना चाहिए। लेक्चर कैसे लगा डिटेल में लिखिए, ना कि शॉर्टकट में लिखिए। पूरे आपको दिल खोल के लिखने की अनुमति है कि आपका आज का लेक्चर कैसे लगा। कल भी हम मिलेंगे और सारी वास्तुशास्त्र की खूबियाँ जानेंगे और वास्तुशास्त्र का अभ्यास आगे भी जारी रखेंगे। तो शनि की सारी कहानियाँ सुनने के लिए वास्तुशास्त्र के रिलेटेड हम कल मिलने वाले हैं, और कल शाम को हम वास्तुशास्त्र की सारी
जो गहराइयाँ है वास्तुशास्त्र में, शनि की जो दृष्टि है वो क्या होती है, जानेंगे कल शाम। और हम सभी मिलके आगे भी वास्तुशास्त्र का अभ्यास करेंगे, अध्ययन करेंगे। और श्री प्रभु का आशीर्वाद आपके ऊपर ऐसे ही बना रहे। श्री प्रभु राम का आशीर्वाद आपके कुटुंब के ऊपर, आपके जीवन के ऊपर हमेशा बनाए रखे। प्रभु आपके ऊपर कृपा दृष्टि रखे और जीवन में आने वाले सारे विघ्न का निवारण करे। ऐसे मैं ईश्वर चरणी प्रार्थना करता हूँ और आपके कुशल मंगल की मनोकामना करते हुए हम आज विदा लेते हैं और कल शाम मिलते हैं अपने वास्तुशास्त्र के अध्ययन में। धन्यवाद।